आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स हैं उन सारी थ्योरम्स का डिस्कशन हम इसी क्लास में करने वाले हैं। तो जितनी थ्योरम्स इस चैप्टर में हैं वो सारी की सारी थ्योरम्स मैंने यहाँ पर लिख दी है। तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि सारी की सारी थ्योरम एक ही जगह तुम्हारे पास रहे। तो इन थ्योरम्स के बारे में बेहतर ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है कि सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको हम बेहतर ढंग से समझें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम सर्कल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। तो उनको बेहतर ढंग से बनाने के लिए, उनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सर्कल्स के बारे में समझें। तो इसलिए हम सर्कल्स की स्टडीज मैथमेटिक्स में करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर्कल क्या है। तो जनरली सर्कल जहां पे आता है हम सर्कुलर शेप की कोई चीज अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये सर्कल हम किसको बोलते हैं? तो मैथमेटिक्स में सर्कल का मतलब है अगर किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम करते हैं। अगर किसी फिक्स पॉइंट से, ध्यान से सुनना, अगर किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम करते हैं और एक क्लोज फिगर बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सर्कल। जैसे इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, यू इस तरह से ये पॉइंट्स हैं जो कि यहां से इसकी डिस्टेंस सेम है। राइट? अगर ढेर सारे पॉइंट्स हम यहां पे रखते जाए तो हमको ऐसा फील होगा कि ये पॉइंट्स एक दूसरे से ज्वाइंड है। राइट? ये इस तरह से। तो अब तुम देख रहे होगे कि एक सर्कल का फॉर्मेशन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमको मिलता जा रहा है। करेक्ट? इस तरह से ये फिक्स पॉइंट है, यानी ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा, तुमने सर्कल्स बहुत बार बनाया होगा कंपास की हेल्प से। कंपास की निडल जहां पे रखते हो वो फिक्स पॉइंट हुआ, फिर कंपास को ओपन करो और जब एक बार ओपन कर लिया, जितनी डिस्टेंस तुमने ले ली उसको फिक्स कर दो तो वो फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे कंपास की निडल रखा, पेंसिल की नोक यहां पे रखी और ऐसे घुमा दिया तो एक सर्कल तुमको मिल जाता है। सर्कल 2D फिगर है, यानी हम इसको प्लेन पे बना सकते हैं, जबकि स्फेयर, सर्कल और स्फेयर अलग चीज है। देखो, सर्कल तो ये हो गया जिसको हम प्लेन पे एग्जैक्टली बना सकते हैं, लेकिन स्फेयर को हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल है तो बॉल आगे भी उभरी रहती है, पीछे भी उभरी रहती है। अगर तुम उसको एग्जैक्टली इस प्लेन पे बनाना चाहते हो तो नहीं बना पाओगे। एक स्फेरिकल सर्कुलर शेप की चीज तुम दिखा सकते हो, उसकी फीलिंग दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बना सकते। उसके पीछे का पोर्शन जो उभरा है उसको तो नहीं दिखा पाओगे, आगे के पोर्शन जो उभरा है उसको भी एक्यूरेटली तुम दिखा नहीं पाते। तो जो स्फेयर है, जैसे क्रिकेट बॉल, राइट, वो एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसको तुम जैसे बोर्ड एक प्लेन है, इस पे एक्यूरेटली नहीं दिखा पाते हो, जबकि सर्कल को तुम आसानी से दिखा लेते हो। तो ये सर्कल हो गया, यानी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, और उन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमको एक सर्कल मिलता है। जो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। अगर मैं
यहां से चलना शुरू करूं और चलते हुए किनारे किनारे चलते 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 यहां पर मैं दोबारा से पहुंच जाऊंगा, तो इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। जैसे कोई रेक्टेंगुलर शेप की चीज है, तो रेक्टेंगल के एक पॉइंट से चल के तुम रेक्टेंगल के किनारे होते 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 उसकी बाउंड्री से होते होते फिर से वहीं पे पहुंच जाते हो, तो तुम उसको पेरीमीटर बोलते हो। ये पेरीमीटर ही है, लेकिन हम सर्कल के केस में इसको सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। और सरकमफेरेंस मतलब ये वाली जो लाइन है, ये यहां से यहां तक पूरा इसका मेजरमेंट, अगर मैं यहां से चलूं और यहीं पे फिर से पहुंच जाऊं तो इसका सरकमफेरेंस हमको पता चल जाएगा। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है सरकमफेरेंस को हम निकालते हैं 2 पाई r से। r क्या है? रेडियस है। यानी रेडियस क्या है? तो रेडियस तो बड़ा सिंपल है, यहां सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है किसी सर्कल की एज की, इसको हम बोलते हैं रेडियस, और इसको दिखाते हैं r से। अब एक सर्कल में बहुत सी रेडियस हो सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी रेडियस है, ये ढेर सारी रेडियस हो सकती है, राइट। यानी सरकमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस उतना ज्यादा सरकमफेरेंस, करेक्ट। तो रेडियस अगर हम बढ़ाते जाए, या ऐसे तुम समझो कंपास है, जितना ओपन किया उसको और बढ़ा दो तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो उसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो ज्यादा हो जाएगी। रेडियस और बढ़े तो और बड़ा सर्कल बन जाए, और बड़ा सर्कल बनेगा तो यानी सरकमफेरेंस बढ़ती जा रही है। यानी सरकमफेरेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इस रेडियस को यहां इस पॉइंट, मान लो ये O है सेंटर ऑफ सर्कल, इसको ऐसे बढ़ाते जाऊं, यानी ये लाइन और ये लाइन के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायामीटर। ये हो गया अपना डायामीटर। अब डायामीटर क्या? r यहां पे है और इस O से यहां तक की डिस्टेंस r है, तो इसका मतलब डायामीटर का मतलब 2r है। लेकिन ध्यान रहे कि डायामीटर का मतलब होता है 2r, तो r चाहे यहां दिया हो यहां, इसको हम बोल देते हैं फार्मूला कि 2r, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन डायामीटर की हम उस लंबाई को डायामीटर बोलते हैं जिसमें दोनों r यानी दोनों रेडियस जो हम लेते हैं डायामीटर को निकालने के लिए वो 180 डिग्रीज पे हो, राइट। सीधी होनी चाहिए। सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन पास होती है, एक एज से दूसरे एज को टच करती है, लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, तो इस वाली जो लेंथ है उसी को ही हम डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर भी तुम समझ गए होगे। अच्छा, ये सेंटर के ये जो अपना सर्कल है, सर्कल को अगर ध्यान से देखो तो ये इंटीरियर पार्ट हो गया, यानी जो सरकमफेरेंस से क्लोज है हिस्सा, उसको हम इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल बोलते हैं, और बाहर जो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल बोलते हैं। अगर यहां सरकमफेरेंस पे ही कोई चीज हो तो ऑन द सर्कल हम इसको बोलते हैं। अगर अंदर वाले पार्ट इसका मेजरमेंट हम करें और ये पाना चाहें कि इसका क्या वैल्यू होगी, तो इस सरकमफेरेंस के अंदर का जो पार्ट है, इनक्लोज पार्ट है, हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। देखो यहां पर भी रेडियस ही है, तो ये चीजें सर्कल से रिलेटेड तुम पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैंने इसका रिवीजन करा दिया। सरकमफेरेंस 2 पाई r, डायामीटर 2r, एरिया ऑफ द सर्कल हम निकालते हैं पाई r स्क्वायर्ड फार्मूले से। इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो सर्कल में बार बार इस चैप्टर में आती हैं, तो उसको भी हम फटाफट चलो समझ लेते हैं। देखो यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया, यू एक लाइन ड्रॉ की और इस तरह से ड्रॉ की कि इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल गई। मान लो ये पॉइंट है ए, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। कितनी टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट, अनलिमिटेड टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए अगर लाइन गुजरे तो हम उसको बोलते हैं टेंजेंट।
ठीक है, अगर सर्कल को आर पार करते हुए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जाए तो हम इसको बोलते हैं सीकेंट। लेकिन सर्कल को एक एज से दूसरी एज अंदर ही अंदर एक लाइन 2 पॉइंट पे टच करे या इंटरसेक्ट करे तो इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। तो इसका मतलब अगर मैं एक कॉर्ड यहां पे ढेर सारी कॉर्ड बना सकता हूं अंदर अंदर, राइट है। तो एक कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। देखो अगर मैं यहां पे मान लो ये वाला, इसको मिटा दूं, इसको तो लिख लिया होगा अब तक तुमने, राइट। तो ये मानो कि एक सर्कल मैंने यहां पे नया सर्कल बनाया, ठीक, एक यहां पे मैंने कॉर्ड बनाई। तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये छोटा वाला हिस्सा और एक ये बड़ा वाला हिस्सा। तो इस छोटे वाले हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले हिस्से को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर मैं इस सेंटर ऑफ सर्कल से एक रेडियस यूं ड्रॉ करूं और एक रेडियस इस तरह से ड्रॉ करूं तो देखो सर्कल 2 पार्ट में बढ़ गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, राइट ना। तो इस वाले पार्ट को अब बोलने लगेंगे हम माइनर सेक्टर और इस वाले बड़े वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में अंतर तुमको समझ में आ गया होगा। सेगमेंट तब बनता है जब कॉर्ड से हम सर्कल को डिवाइड करते हैं और सेक्टर तब बनता है जब हम 2 रेडियस की हेल्प से हम एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो छोटा होगा माइनर, जो बड़ा होगा मेजर। अच्छा, अगर मैं एक यहां पे इस तरह से सर्कल बनाता हूं और ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो एक कॉर्ड मैंने यहां पे बनाई, एक कॉर्ड यहां पे बनाई। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कॉर्ड इस सेंटर ऑफ सर्कल से होते हुए जाए, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सेंटर ऑफ सर्कल से होते हुए रेडियस गुजरती है दोनों, है ना, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड होती है, मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है और सेंटर ऑफ सर्कल, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड हमको तभी मिलेगी जब सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी। तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्कल से होकर गुजरती है उसी को हम डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर अभी भी वही है, खाली बोलने का तरीका, समझने का तरीका अलग होगा। तो एक कॉर्ड को हम डायामीटर बोल सकते हैं जब वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, करेक्ट। तो ये बात भी ध्यान में रखना, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कॉर्ड के बारे में समझा। अच्छा, एक सर्कल और बनाते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी AB, इसको दिखाने का तरीका ये AB है और यूं हमने दिखा दिया। इसको बोलते हैं AB आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट D भी ले लूं तो एक आर्क तो ये है, इसके अलावा एक आर्क ये बड़ी वाली बची हुई है, राइट। तो इसको दिखाने का तरीका होगा ADB और AU। तो इसको बोलेंगे ADB आर्क, लेकिन ये आर्क बड़ी आर्क है। आर्क समझ गए? ठीक। अब देखो, अगर इस आर्क की हेल्प से, ठीक है, आर्क की हेल्प से हम एंगल बनाते हैं। मान लो ये आर्क हमने ली और इस आर्क को लेते हुए मैंने एक एंगल यहां इस तरह से बनाया। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क,
कहां पे, सेंटर पे। अगर इसी लेंथ को लेते हुए मैंने एक इस तरह से एंगल बनाया, यहां पे इस तरह से मैंने एंगल बनाया, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो समझ गए, आर्क की हेल्प से हमने एंगल बनाया, सीधी सी बात। सेगमेंट की हेल्प से, अगर कॉर्ड की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो कॉर्ड हमने खींचा, मान लो कॉर्ड की हेल्प से मैंने ये एंगल बनाया, राइट। इस कॉर्ड को लेते हुए मैंने एक एंगल बनाया, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ये हो गया, ठीक। तो इतनी बातें समझ गए, बड़ी सिंपल सी चीजें थी। आई होप तुम अब बेहतर ढंग से समझ गए सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सिकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक्सटीरियर पार्ट एक सर्कल का क्या होता है, इंटीरियर पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इन थ्योरम्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और वन बाय वन हम इन थ्योरम्स को समझते हैं। इन थ्योरम्स में एक दो थ्योरम्स ही है जो प्रूफ करने के लिए आती है, बाकी थ्योरम्स को हमको समझना जरूरी है। इन थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए जरूरी होता है कि हमें एंगल ट्रायंगल यानी कंग्रुएंसी का मेन रूल पता होना चाहिए। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कंग्रुएंसी कैसे प्रूफ की जाती है, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, वहां पे जाके तुम एक बार देख सकते हो। कंग्रुएंसी का जो रूल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में तुमको बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी फिजिक्स में भी जरूरत पड़ जाती है, तो इसको समझना जरूरी है। एक बार देख लो ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाए। कई बार ऐसा होता है कि ढेर सारे थियरम्स होते हैं तो हम थियरम्स को भूल जाते हैं, लेकिन अगर कंग्रुएंसी का रूल पता है तो उसको देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि थियरम क्या बोलता है। थियरम कौन सी है ये शायद तुमको पता ना चल पाए, लेकिन थियरम क्या होगी ये पता चल जाएगा। तो चलो अब हम फटाफट से थियरम्स को समझते हैं और वन बाय वन थियरम को हम प्रूफ करना सीखते हैं। अब इसमें बहुत से थियरम्स ऐसी हैं जो प्रूफ करना जरूरी है, तो मैं वो प्रूफ करा दूंगा। बहुत से थियरम ऐसे सिर्फ समझने से ही काम चल जाएगा, तो इसको हम सिर्फ समझ लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी सी जगह के लिए जरूरी है कि ये जो थियरम है कुछ नीचे की मिटा दूं, ताकि थोड़ा जो मैं वर्ड्स लिखूं बड़े बड़े हो ना तो तुमको दिख सके। तो यहाँ से मिटा दूं ताकि चीजें बेहतर हो जाए। इसको लास्ट में मैं फिर से लिख दूंगा, स्क्रीनशॉट तुम कर लो, करेक्ट, ठीक। तो ये मैंने यहां से मिटा दिया। दो थ्योरम्स मैं मिटा रहा हूं और इन थ्योरम्स को बाद में लास्ट में लिख के इनको भी समझ लेंगे, ठीक। तो अब थोड़ी सी जगह हो गई यहां पर। तो चलो अब थ्योरम हम पढ़ते हैं। पहली थ्योरम है 10.1 इक्वल कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स तो समझ के होगे ना, कॉर्ड्स किसको बोलते हैं, जो अंदर दो पॉइंट पे टच करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड, सबटेंड भी समझ गए होगे, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो जैसे जैसे यहां पे बोला जा रहा है वो हम करते जाते हैं। एक हम सर्कल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक। इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे तो हमने एक कॉर्ड यहां पे बनाई, इस कॉर्ड का नाम दे दो ए बी, और इसी लेंथ की एक कॉर्ड हम और बनाएंगे, इसका नाम हमने दिया सी डी। तो यानी ए बी बराबर सी डी, ये हमको गिवन है, करेक्ट, कि दो इक्वल कॉर्ड्स लो और हमने उसका नाम दिया इक्वल कॉर्ड्स का ए बी और सी डी। अब ये दोनों कॉर्ड की हेल्प से हमको सेंटर पे, सेंटर ये सर्कल का है, हमने अगर एंगल बनाया, जैसे ये एंगल बनाया यू और इस तरह से एंगल यहां पे बनाया, यानी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मान लो ये ओ है तो हमको टू प्रूफ पहले लिखते हैं ना, तो टू प्रूफ लिखते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ठीक। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर
एक सर्कल के अंदर दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स हम बनाते हैं तो उनके द्वारा जो एंगल सेंटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल के सेंटर पे सबटेंड होगा वो इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हमको प्रूव यही करना है कि ये एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये तो पहले से मिला नहीं होगा, राइट? तो ऑब्वियसली हमको मिलाना होगा। तो इसको कंस्ट्रक्शन में चाहो तुम लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन, राइट? ये हमने लिखा है जॉइन कौन सी लाइन? AO BO DO एंड CO, राइट? हमने यहां से कंस्ट्रक्ट कर दिया, मिला दिया। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो एंगल AOB है और एंगल COD है ये कंग्रुएंट ट्रायंगल है, अगर हम ये प्रूव कर दें तो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब शेप और साइज सेम। अगर ऐसा हम प्रूव कर देते हैं तो दो ट्रायंगल्स जो होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट प्रूफ कर दें। कैसे प्रूफ करेंगे अब देखो। तो प्रूफ हम इसका देने वाले हैं, तो हमने लिखा इसका प्रूफ। अब मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइड AB बराबर साइड CD? ये साइड इस साइड के बराबर है? हां बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्वल लेंथ की है, तो हमने लिख दिया गिवन, ठीक। साइड OA इज इक्वल टू OC, ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई रेडियस का प्लूरल है। ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस कितनी भी हम ड्रॉ कर दें किसी सर्कल के अंदर उनकी लेंथ बराबर होती है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि OA बराबर OC, और हमने लिख दिया। इसी तरह से ये भी रेडियस ही है, तो मैं लिख सकता हूं OB बराबर OD, ये हमने लिख दिया। ये क्या है? हम यहां पे रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। इसी तरह से नीचे भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ये साइड है, ये साइड है, साइड है। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक क्राइटेरिया होता है साइड 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 का। अगर दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स इक्वल लेंथ की हो तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो अब हम फर्दर यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट है। कंग्रुएंसी का साइन ये साइज के लिए और ये शेप के लिए साइन लगाया जाता है। इक्वल है ट्रायंगल COD के। अब फर्दर हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD। ये क्या, ऐसे यहां पे लिख दो बाई SSS रूल, राइट? ये लिख सकते हैं बाई CPCT। CPCT मतलब कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेक्ट? तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल्स बनाती हैं तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही बात 10.1 थ्योरम में बोली गई है। तो प्रूफ करने का ढंग समझ में आया? बहुत आसान सा था, राइट? लेकिन इसको प्रूफ कर पाओगे तुम बेहतर ढंग से तभी जब तुमको कंग्रुएंसी के बारे में पता हो, करेक्ट ना? तो चलो बच्चों, अब हम थ्योरम नंबर 10.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे।
इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ये थ्योरम 10.2 10.1 का कन्वर्स है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें बोला जा रहा है कि अगर एंगल्स इक्वल हो, अगर एंगल्स इक्वल हो, दो कॉर्ड्स के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे इक्वल हो, तो जो कॉर्ड्स के द्वारा एंगल बनाया गया वो कॉर्ड्स इक्वल होगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। पूरा कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको बता देता हूं कौन सी कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया यहां लगेगा। देखो बच्चों, ओ ए ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये ओसी, ओसी और ओ ए के बराबर होगा। ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ये एंगल गिवन है, ऑलरेडी बोल रहा है कि एंगल इक्वल है, तो साइड और ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से तुम बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है। एक बार ये प्रूफ हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, क्योंकि बाई सी पी सी डी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल होगा। तो एस ए एस का कंग्रुएंस रूल हम यहां पर लगा सकते हैं। तो अभी तुम समझ गए, ये बात समझ गए। तुम इस तरह से बोल दो कि एंगल्स अगर सेंटर में इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल है, या तुम इस तरह से बोल सकते हो कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्वल एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेंगे, बनाएंगे, राइट? तो इस तरह से हमने समझ लिया थ्योरम 10.2 को। अब इसके बाद आता है अपना थ्योरम 10.3। तो चलो 10.3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। 10.3 बोलता है द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज, करेक्ट? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब एक सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री पे एक लाइन किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं, तो उस कॉर्ड को वो दो भाग में डिवाइड कर देती है। तो चलो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, ठीक है? कॉर्ड से सेंटर ऑफ सर्कल यानी मानो ये O है और ये कॉर्ड है AB, ठीक है? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि हमको ये मान लो D है, तो AD DB के बराबर होगा। एक कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ की जाती है तो ये लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी AD बराबर DB। तो यहां पे गिवन बच्चों क्या लिखोगे? गिवन OD इज परपेंडिकुलर on the line AB, या हम ये बोल सकते हैं कि ODA एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB बराबर 90 डिग्रीज, करेक्ट? राइट? तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमने लिख दिया। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है कि AD बराबर DB ये इसके बराबर। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांट देना। तो अब प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन हमको एक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB, ठीक? तो इसको ज्वाइन कर दो। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, इस तरह से डॉटेड करते हैं ताकि हमको पता चले कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, कर दिया। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं बाई सीपीसीटी ये बोल सकता हूं कि AD DB के बराबर होगा, राइट?
ऐसा बोल सकते हो ए डी डी बी के बराबर होगा या बी डी के बराबर है, कोई लाइन तो वही है, राइट ना, ए डी बी डी के बराबर हो। अब इस दोनों ट्राइंगल को यानी ओ ए डी, तो चलो प्रूफ देते हैं इसका, प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी। क्या मैं बोल सकता हूं कि ओ डी ए, एंगल ओ डी ए बराबर ओ डी बी बराबर 90 डिग्रीज, हाँ बोल सकता हूं, क्योंकि भाई ये तो गिवन है, ये देखो, ठीक। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये इसके बराबर है, क्यों? हाँ बराबर है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये पूरा लिख लेना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, तो ये बराबर हो गया। अच्छा ओडी, ओडी जो है दोनों में कॉमन है, दोनों इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया राइट एंगल, किसको बोलते हैं? 90 डिग्री का ट्राइंगल को राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है इसमें, और एक साइड इक्वल है, तो ये RHS हो गया ना। तो हम RHS समझते हो, ये क्राइटेरिया है कंग्रुएंसी प्रूफ करने का, RHS यानी राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और कोई भी दो साइड में से एक साइड इक्वल हो, तो हम ये बोल सकते हैं गिवन ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो उसी बेस पे हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD कंग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल BOD के। तो हमने यहां पे लिख दिया कौन सा? बाई RHS रूल या बाई RHS कंग्रुएंस रूल, तो ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया, ठीक। अब हम ये बोल सकते हैं कि अब इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BD बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, तो ये इसके इक्वल होगी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस थ्योरम से हमको पता चला कि अगर एक कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो लाइन उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं थ्योरम 10.4 के। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो 10.3 का ये कन्वर्स थ्योरम है। इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि अगर AD बराबर DB है, AD यानी एक कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइन आ रही है सेंटर से, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर ही होगी। तो इस वाले थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है, तो तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो, करेक्ट। प्रूफ कैसे करोगे? अगर देखो मैं बता देता हूं शॉर्ट में, ये इसके इक्वल है यानी एक साइड इक्वल है, राइट, ठीक है भाई, एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखो, चलो इसको मैं तुमको दिखा भी देता हूं, प्रूफ कर दें? हाँ प्रूफ ही कर देते हैं फटाफट। प्रूफ करने का ढंग तुमको पता चल जाएगा तो तुम दूसरे क्वेश्चंस में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। प्रूफ करने बच्चों आना चाहिए। तो गिवन क्या है इसमें? कन्वर्स थ्योरम में AD इज इक्वल टू DB, ये हमको गिवन है, ठीक है। उसके बाद AD बराबर DB और कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ODA ODB ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में बच्चों ये तो रहेगा नहीं, तो इसको ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट करोगे, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी लिख दिया, ठीक है। अब प्रूफ हम देने वाले हैं, ठीक। देखो सबसे पहले हमको यहां पे प्रूफ देने के लिए ये दोनों में कॉमन है, यानी ये साइड और ये साइड, देखो OD इन, ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है। OD बराबर OD, क्यों, कॉमन दोनों में है, ठीक। AD इज इक्वल टू DB, ये कहां से पता चला, ये तो गिवन है, राइट, ये देखो गिवन है। और OA बराबर OB, ये क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट बच्चों। चलो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, S तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOD के, ठीक। कौन से रूल से, बाय SSS रूल, राइट, ठीक। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ODA बराबर ODB, राइट। यानी ये वाला यहां तो प्रूफ करना है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये इसके इक्वल है, सिर्फ हमको इतना ही समझ में है। तो एक लाइन यहां से यहां तक जाएगी, तो इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं OD, ये क्या है, बाई CPCT, ठीक है। ODA एंगल ODA प्लस एंगल ODB बराबर 180 डिग्रीज, करेक्ट बच्चों। इस एंगल को मिलाओगे 180 डिग्रीज, और हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं कि ODA ODB के बराबर है, तो ODA की जगह ODB लिख दूं, ODB 180, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ODB, एक ODB 2 ODB 180, तो एंगल ODB 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 90। तो एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो तुमने देखो कैसे इसको प्रूव किया गया। ये प्रूव करना बहुत आसान है, एक बार कांग्रुएंसी तुम समझ गए ना, तो बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एनीवेज, तो समझ गए। तो इस तरह से हमने अभी तक कवर किया 10.4 तक, राइट। अब हम 10.5 की बात करेंगे। 10.5 में बोला जा रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर नाम से, को माने साथ, लीनियर माने लाइन। अगर सारे पॉइंट्स लाइन पे पड़ रहे हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन मैंने कुछ इस तरह से किया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, और एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया। अब ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह में बोला जा रहा है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लेंगे तो इनके द्वारा जो सर्कल का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, इन तीनों पॉइंट्स को। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक पॉइंट A है, ये B है, और ये पॉइंट C है। तो सबसे पहले हम इसको यहां पे मिला देते हैं, ठीक।
मिलाने के बाद इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करने का मेथड तुम जानते होंगे कि आधे से ज़्यादा दूरी लेना, एक आर्क बनाना है, इसी तरह से दूसरे साइड जाना, एक आर्क बनाना है और उसके बाद मिला देना है, राइट। बाइसेक्ट करने तुम जानते हो, आई होप। तो चलो मैं बता, कंपास की नीडल यहाँ रखा, ये वाली जो डिस्टेंस इसके आधे से ज़्यादा लिया और तुमने यहाँ पे आर्क बनाया। तो लेट्स से आर्क यहाँ बनाया और यहाँ बनाया। अब यहाँ पे इसी तरह से करना, ये बनाया, ये बनाया। अब इसको इस पॉइंट को यहाँ से तुमने मिला दिया, तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है और ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। इसी तरह से यहां पर भी तुम ले सकते हो, इसको मिलाए, ये यहां पे, ठीक। इसी तरह से इसको भी बाइसेक्ट तुम कर दो। तो लेट्स से तुमने इसको बाइसेक्ट किया, अभी कंपास से बाइसेक्ट कर लेना। बाइसेक्ट मतलब इसको आधा, स्केल से भी करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हम जनरली कंपास से ही बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो जहां पे ये कट किया ना, इससे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगी, यानी सेंटर ऑफ सर्कल हमको मिल गया। अब यहां से डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ करोगे, यानी ये डिस्टेंस यहां पे कंपास की निडल रखी और ये पेंसिल की नोक और ऐसे घुमा दिया। तो तुम देखोगे ये ऐसे घुमाओगे तो ये तीनों पॉइंट्स देखो यहां पे यहां पड़ रहे हैं, यानी ऑन द सेंटर पड़ रहे हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस तीनों पॉइंट्स पड़ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं। तो बस यही थ्योरम में बोला जा रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो हम उनकी हेल्प से एक सर्कल बना सकते हैं। बस यही बात तुमको समझनी थी, ठीक। चलो भाई, उसके बाद अब हम यहां पे 10.6 पे आते हैं। इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्वल कार्ड्स अगर हो तो वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो चलो बना देते हैं। एक मैंने यहां पे इस तरह से सर्कल बनाया, ये सेंटर है सर्कल का, इक्वल कार्ड्स है, यानी ये मान लो एक कार्ड है ए, बी नाम दिया और सेंटर ऑफ सर्कल को मैंने ओ का नाम दिया, और यहां पर भी मैंने कार्ड एक बनाई, इसको नाम दिया सी और डी का। तो बोल रहा है कि इनकी अगर इक्वल कार्ड्स होंगे तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। अब डिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं? सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस अगर दोनों में सेम है तो इसका मतलब ये इक्वल कार्ड्स सेम डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर लाइन से ही चेक करते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो मैं यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो इतनी बातें अगर हैं तो इसका मतलब देखो बच्चों, मैं बता देता हूं कि ये कैसे प्रूव करना है। तो 90 डिग्री हो गया। अब यहां पे इसको ज्वाइन कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। यहां से यूं ज्वाइन कर दिया और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया। या मान लो ये वाला पॉइंट है डी और ये एम, मान लो एम, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन, ठीक है। तो दो ट्राइंगल मिल गए, ओ एम ए, ओ एन सी, दो ट्राइंगल मिल गए। अब इसमें ये 90 डिग्री पे अगर कट कर रहा है तो ऑब्वियसली ए एम वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई ये और ये इक्वल लेंथ की है, और एक परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये है थ्योरम में देखो ऊपर। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल है और इसको आधा करेंगे तो आधे पे भी ये जितना होगा उतना ये होगा, यानी ए एम
एन सी के बराबर हो गया या सी एन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये साइड इक्वल हुई, ये साइड 90 पे है, राइट। तो इसका मतलब 90 पे है, तो इसका मतलब आर वाला रूल सेटिस्फाई हो गया, ये भी 90 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ सी के बराबर होगा, करेक्ट, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल और ये हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क कर रही है, यानी एच भी यहां पे सेम है और एस एक साइड यानी ए एम एन सी के बराबर है, एस भी सेम है। तो आरएचएस के अकॉर्डिंग टू तुम प्रूव कर सकते हो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है। एक बार कंग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ एम ओ एन, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये इक्वल है। और यही हमको प्रूव भी करना था कि दो इक्वल कॉर्ड्स की जो इक्वल कॉर्ड्स जो होंगी उनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम दूरी पर होती है, यानी ओ एन ओ एम के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम प्रूव कर सकते हो। तो एक बार थ्योरम को समझ लेते हैं। थ्योरम बोल रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स ले लो, अगर इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस सेम होगी, इक्वी डिस्टेंट होगी। यही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरह से 10.6 को भी हमने समझ लिया। अब चलो 10.6 के बाद 10.7 के बारे में हम बात करते हैं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये क्या है? इसका कन्वर्स है। इसमें बोला जा रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी सेंटर से अगर हम देखते हैं दो कॉर्ड्स की दूरी को और वो दोनों दूरियां बराबर है, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है बराबर है, तो ये 100% श्योर हो जाओ कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल लेंथ की है। और यहां पे यही बात दूसरी तरह से, यानी इसका कन्वर्स है नंबर 10.6 का कन्वर्स ये है, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे थ्योरम 10.8 के बारे में। 10.8 वाला जो थ्योरम है ये प्रूफ करने के लिए आता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी जो प्रूफ करने के लिए है एक थ्योरम तो ये आता है और एक थ्योरम 10.8 वाला आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्या बोल रहा है, इसको फिगर के थ्रू ही समझते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि हम पहले सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल का चैप्टर है तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा बच्चों। ये बनाया सर्कल हमने, ठीक है। ये एक आर्क ले लेते हैं ए बी, तो ये हो गई, ये हमारी आर्क हो गई, ठीक। अब ये बोल रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर ये है तो इस पे एक इस तरह से एंगल हमने बना दिया, ये, ठीक। अगर इस आर्क के द्वारा सेंटर पे, सेंटर को ओ से हम जनरली डिनोट करते हैं, तो हमने यहां पे ओ कर दिया, यानी इस आर्क ए बी के द्वारा अगर हम सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं तो ये एंगल रिमेनिंग पार्ट इसको छोड़ के, अब यहां पे बना सकते हो यहां पे, लेकिन यहां पे अंदर नहीं, इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट यहां देखो रिमोट। तो अगर मैं यहां पे इस तरह से कुछ करता हूं, मान लो कि चलो यहां पे इसी आर्क के रिमेनिंग थोड़ा सा अच्छा सा, हाँ यहां पे इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, ठीक। तो ये पॉइंट O है, ये मान लो P पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा, यही बात यहां पे बोली जा रही है। एक बार ध्यान से देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है एट द सेंटर पे इस डबल, ये डबल होता है द एंगल, उस एंगल के जो कि एंगल के रिमेनिंग पार्ट पे है। तो अगर तुम
इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे यहां पे भी ड्रॉ करो, यहां पर भी ड्रॉ करो, या कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो तुम देखोगे जो यहां का एंगल होगा इस वाले एंगल का हमेशा डबल होगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि AOB एंगल AOB बराबर टू एंगल AAPB है ना बच्चों, बराबर। तो ये तो पहले ही से डबल है, तो डबल इधर करोगे तभी तो बराबर होगा। ये बात समझ रहे हो कि अगर तुमको इक्वल करना है तो ये तो डबल पहले से ही है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल कर सकते हो। तो प्रूफ हमको ये करना है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देखो, ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन, यहां से ड्रॉ करो इस तरह से, इसको मान लो M दे दो, ड्रॉ अ लाइन PM, PM मतलब P से M तक, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ओके, अब हमको यहां पे प्रूफ देना, तो प्रूफ देने के लिए अब ध्यान से देखना, यहां पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तुमको पता होने चाहिए, तब तुम अच्छे से प्रूफ दे सकते हो। मैं धीरे धीरे बताता हूं ताकि बातें तुमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखो, अगर एक ट्रायंगल मैं बनाता हूं, ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, ठीक, तो ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर होता है, ये दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। उसी तरह की सिचुएशन यहां पर है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू मैं ये बात यहां पर लिख सकता हूं, तो चलो लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल PBO, ठीक है, PBO, चलो ये लिख लेता हूं। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल यहां पे ऐसे समझ सकते हो, मैं इसको बना देता हूं। देखो अच्छा, ये इस तरह से, उसके बाद एक लाइन यूं गई है और ये इस तरह से बना हुआ है, राइट। यहां पे लिखा है मैंने P, यहां पे लिखा है B, यहां पे लिखा O और ये M, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एंगल का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो वही चीज मैं लिखने वाला हूं कि एंगल OPB प्लस एंगल OBP बराबर होगा एंगल BOM, ठीक, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब यहां पे देखो, तो यहां पे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो, ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये साइड भी रेडियस है, ये भी साइड रेडियस है। और हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है कि अगर इक्वल लेंथ की साइड्स हैं तो उनके सामने का उनके सामने का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। यानी अगर ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ये एंगल, इसके सामने का एंगल जो ये होगा और इसके सामने का एंगल ये होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि
एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ पी बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ये हमने इक्वल क्यों किया, हम ये बोलेंगे इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल ना, साइड्स या मेक सिंपल लिखो, मेक इक्वल एंगल। तो इक्वल ऑपोजिट, इसके सामने का साइड है, इक्वल एंगल। तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रॉपरली तुम लिख लेना। तो ये हमने कर दिया, डन। तो इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 2 ओ पी बी बराबर एंगल बी ओ एम। ये हम इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंचे। देखो लिखने में समय लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ गया एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको, और साथ ही साथ कि अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उसके सामने का, अगर देखो ये तो तुमने पढ़ा है ना कि छोटी साइड होती है तो उसके सामने का एंगल भी छोटा होता है, बड़ी साइड होती है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है, राइट। 90 डिग्री है तो सामने की साइड जो होगी वो बड़ी होगी। 45 डिग्री अगर कहीं पे है तो उसके सामने की साइड क्या होगी, छोटी होगी, राइट। अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली उसके सामने साइड्स इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो बस सेम साइड है तो इसलिए हमने एंगल इक्वल कर दिया। यहां तक हम समझ गया। अब आते हैं आगे। इसी तरह से अब इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लाइकवाइज मतलब इसी तरह से वी कैन सी, हम ये बोल सकते हैं कि 2 ए पी ओ बराबर होगा एंगल, यानी ये वाला एंगल, ये जो ये वाला है ना, 2 होगा एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम, राइट। इसको इक्वेशन सेकंड मान, जैसे इसको हमने प्रूव किया ऐसे हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि ए पी एम यानी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और इसका एंगल का सम इसके बराबर होगा। ये साइड दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड है इक्वल, तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये ए ओ एम के बराबर है। अब दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। तो यहां पे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर दो। तो बच्चों यहां पे ऐड करके हम कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे 2 ओ पी बी प्लस 2 एंगल ए पी ओ, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, बराबर होगा एंगल बी ओ एम प्लस एंगल ए ओ एम। अब देखते हैं, यहां पे 2 कॉमन ले लिया हमने, यहां पे 2 कॉमन ले, डायरेक्ट कर दूं तो 2 तो दोनों जगह है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। ओ पी बी यानी ये वाला एंगल और ए पी ओ यानी ये वाला एंगल, तो पूरा एंगल हो गया ए पी बी, ये मिला के हो गया एंगल 2 एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा। इन दोनों एंगल्स को अगर क्लब करोगे साथ में तो ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी, और हमको यही प्रूफ करना था। देखो ये प्रूफ करना था, तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। मैं फटाफट बताता हूं। हम इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा यहां वाले एंगल के, या ऐसे सोच सकते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का आधा होगा, राइट। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। थ्योरम क्या है वो समझने में आना जरूरी है। थ्योरम बोलती है
कि सेंटर पे किसी आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल डबल होता है उस आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल के। तो अगर ये x है तो ये x/2 होगा, अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, यही तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अब इस थ्योरम को अगर तुम समझ गए तो इसको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो तुम वो भी समझ जाओगे। तो देखो कैसे, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये आर्क यहां पे AB आर्क मैंने ले ली, ठीक है, ये सेंटर है तो सेंटर से हमने ये बनाया, ठीक। अब यहां से मैं U बनाता हूं, इसी आर्क को लेते हुए U बनाता हूं, राइट, या U बनाता हूं, इसी आर्क को लेते हुए, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये एंगल जो होंगे इस एंगल के आधे होंगे, या इस एंगल का ये डबल होगा, इस एंगल, ये तीनों तो अपने आप में इक्वल होंगे, लेकिन इस वाले एंगल से ये आधे होंगे, या ऐसे बोल सकते हो कि ये एंगल इन एंगल्स का डबल होगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मैं यहां ये ले लूं, आर्क आधे पे ले लूं, यानी वो O है सेंटर ये, तो यहां से अगर मैं कर दूं, मतलब ये आर्क कितनी ले लूं, ये U ले लूं, ठीक है, तो ये वाला, अब रिमेनिंग पार्ट ये वाला हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट पे अगर मैं ये ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल कितना है, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो ये कितना होगा, उसका आधा होगा, 190 होगा, राइट। इस तरह से कैसे भी तुमको पूछा जा सकता है। ये देखो, अगर मान लो ये है और इस तरह से इस आर्क से हम देखना चाहते हैं, तो ये बड़ी आर्क है, अब यहाँ पे एंगल होगा ये, तो ये एंगल जितना होगा, मान लो ये एंगल है 6x, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा 3x, राइट ना, समझ में बात, तो आधा होगा, ठीक। तो कैसे भी फिगर बनाई जा सकती है, लेकिन तुमको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को भी समझ लिया। थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने तुमको डिटेल में इसको समझाया। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो, ये बोला है, ये सेगमेंट मैंने बना दिया, ठीक बच्चों, सेगमेंट बना दिया, तो अगर ये एक सेगमेंट एक दूसरा सेगमेंट है, तो यहां पे मैंने एक एंगल बनाया इस तरह से, ये कितने भी इसी कॉर्ड पे तुम कितने भी एंगल, यानी इस सेगमेंट में यहां से कितने भी एंगल बनाओगे सब इक्वल हो गए। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, राइट ना, लेकिन हमने रेफरेंस लिया था आर्क का, यहां पे हम इस कॉर्ड का रेफरेंस लें। अब यहां पे इस साइड में मैं बनाऊं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो इक्वल, ये इक्वल होगा 100%, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये इसके इक्वल हो जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो अलग सेगमेंट है ना बच्चों। तो सेम साइड में, ऐसे बोल सकते हो, सेम साइड में जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, और इधर सेम साइड अगर तुम मान के चलो तो इधर जो एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे। समझ में बात। तो अगर किसी सर्कल को दो पार्ट में तुमने डिवाइड किया, दो सेगमेंट में, तो एक साइड का जो सेगमेंट होगा, राइट, उधर जो एंगल जितने बनेंगे वो सब इक्वल होंगे, दूसरे साइड का एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन दूसरे साइड का पहले साइड के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, एंगल in the same segment of a circle are equal. Up 10.10, if a line joining 2 points subtend equal angles at 2 other points laying on the same side of the line containing the line segment, I guess, if a line joining the 2 points subtend equal angle at 2 other points laying on the same side of the line containing, इसमें हमने थोड़ा सा मिटा दिया है।
तो चलो कोई बात नहीं है। 10.9 के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि अगर एंगल सेम सेगमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं किसी सर्कल में तो वो इक्वल होते हैं। एक सेगमेंट हमने ड्रॉ किया और एक ही साइड हमने ढेर सारे एंगल बनाए तो सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब 10.10 की बात करेंगे। इफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स लो और उनके बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, और इनके द्वारा 2 एंगल्स बनाओ लेकिन इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कौन साइक्लिक है, यानी ये चारों पॉइंट्स के द्वारा एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि थ्योरम थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नहीं। ये जो तुमने पढ़ा ना बस उसी से रिलेटेड है। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। तो फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने यहां पे एक ये सर्कल बनाया है, ठीक। यहां पे एक पॉइंट मैं मान लेता हूं ए है और यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं बी, तो इसको ज्वाइन कर दिया। तो एक लाइन ज्वाइन कर ली 2 पॉइंट्स के। अब इनके द्वारा मैं एंगल बना रहा हूं, तो एंगल मैं एक बना रहा हूं यहां पे, इसको शामिल करते हुए कंटेनिंग द लाइंस, इसको शामिल कर, तो एक एंगल मैंने बनाया ये, ठीक। अब इसी को लेते हुए मैं एक एंगल बनाऊंगा, लेकिन मान लो ये डी पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी, हाँ डी पॉइंट है, तो ये एंगल के बराबर यहां पे एंगल सबटेंड करूंगा मैं, इसको शामिल करते हुए, यानी ए बी सेगमेंट की हेल्प से। तो यहां पे मैंने यू एंगल बनाया, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट लिया जिसमें 2 पॉइंट है ए बी मिलाया और इसकी हेल्प से मैंने एक एंगल यहां ड्रॉ किया और इसी की हेल्प से ए ड्रॉ किया। लेकिन ड्रॉ करते हुए बात मैंने सोची, दिमाग में रखी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बोल रहा है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये मान लो सी पॉइंट और डी पॉइंट कौन साइक्लिक है, यानी ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे पड़ेंगे। अब यहां पे सर्कल मैंने फर्दर सेक ऑफ कन्वीनियंस बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या थ्योरम बोल रहा है कि ये सर्कल वर्कल ना बनाओ, पहले यू, ये मैं इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब शायद तुम सही से फील कर पाओ। ये सिचुएशन है यहां पे, ठीक है। बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट लो जिसमें एक पॉइंट है, मान लो ए बी मैंने रखा, ये इफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है। इसकी हेल्प से मैंने एक एंगल यहां बनाया और इसकी हेल्प से एक एंगल मैंने यहां पे बनाया। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल डी बराबर है एंगल सी के, ठीक है। और ये सेम बेस पे बने हुए हैं, इसी पे भी बना। अब अगर मैं सर्कल यहां पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन साइक्लिक है, यानी कि ये सर्कल की एज पे ही इसकी हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन सेगमेंट लिया, उसकी हेल्प से एक एंगल यहां बनाया और इसी इक्वल मेजरमेंट का एंगल यहां बनाया, तो ये चारों पॉइंट ऑटोमेटिकली कौन साइक्लिक हो जाएंगे। तो उसकी हेल्प से मैंने यू बनाया, जैसा अभी मैंने बनाया, ये कुछ इस तरह समझ में आई बात। ये थ्योरम हमको बोल रहा है। तो अगर इस थ्योरम को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या इस थ्योरम के जैसे नहीं लग रही, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये तो सेम एंगल जो यहां बन रहा है, एंगल जो यहां बन रहा है ना बच्चों, एंगल जो यहां बन रहा है, एंगल जो यहां बन रहा है, अगर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इसी सेगमेंट पे बन रहा है। यही तो हमने देखा था कि एक सेगमेंट पे अगर एंगल हम बनाते हैं, राइट, तो ये इक्वल होते हैं। तो अगर हमने यहां लाइन सेगमेंट लिया और इक्वल लेंथ के एंगल बनाए, तो इनको सर्कल की एज पे ही पड़ना चाहिए। कौन साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट्स एक ही जगह। अच्छा, अगर और पॉइंट्स होते तो क्या नहीं होता, और पॉइंट्स भी होते। अगर मैं एक एंगल यहां बनाता लेकिन यहां पे बना लेता, ये देखो एक एंगल मैं यहां पे बनाता, यू बनाता, ठीक है, ये भी इक्वल लेंथ का होता,
ये भी इक्वल लेंथ का होता इसके, और एक यहां पे बना था, ये भी इक्वल लेंथ का होता। तो ये जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट क्या हो गए, एक सर्कल बनाएंगे, कौन साइक्लिक है, राइट ना, एक ही साइकिल पे यानी एक ही सर्कल पे पढ़ेंगे, राइट। तो इक्वल लेंथ का होना जरूरी है। इक्वल लेंथ का होगा तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह से पॉइंट्स अरेंज हो जाएंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो उनसे होके एक सर्कल इजीली बन जाएगा। समझ में आ गई थ्योरम कि 2 पॉइंट्स लो, ज्वाइन करो, उनकी हेल्प से 2 इक्वल मेजरमेंट का एंगल बनाओ। तो जब तुम बना के फिनिश करोगे तो तुम देखोगे कि उन चारों पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बनाया जा सकता है। यही 10.10 के थ्योरम में बोला जा रहा है, ठीक। ऑलराइट, थ्योरम है 10.11, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। एक सर्कल बनाया, अब क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, तो इन 4 वर्टिसेस को 4 पॉइंट्स को हम सरकमफेरेंस पे ले लेते हैं। तो ए बी, यहां पे सी, यहां पे डी, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट्स यानी जो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, वो सरकमफेरेंस पे चारों पॉइंट्स पढ़ने चाहिए, और उसकी हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल बनाओगे उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि इस एंगल के सामने ये जो एंगल है इनका दोनों का सम करोगे, यानी एंगल ए, इसको सी कर दो, ए बी सी डी, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल सी, यानी ये अपोजिट एंगल का जो सम होगा, एंगल ए एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल बी जो होगा उसको अगर सम करोगे एंगल डी, यानी जो अपोजिट एंगल है, तो 180 डिग्रीज आता है। थ्योरम को एक बार दोबारा से देखो, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो ये है इस थ्योरम का मतलब। अब इसको तुम प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव भी कर सकते हो। देखो इसका सेंटर देखो कहां पे, अब पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सेंटर मानो ये, ठीक। तो यहां से यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो सेंटर पे। ये सेंटर क्या है, ओ है, राइट। और यहां से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये वाली आर्क हुई, देखो ये वाली आर्क है, याद है थ्योरम, याद है कि एक आर्क से बना हुआ सेंटर पे एंगल और उसकी रिमेनिंग साइड पे बना हुआ एंगल जो होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का आधा होता है, या ये इसका, ये वाला एंगल यानी जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसका डबल होगा। तो मान लो कि मैं इस वाले एंगल को कोई नाम दे दूं, जनरली मान लो ये ए नाम दे दो, ठीक है। यहां पे ए तो ऑलरेडी है, तो चलो एक्स नाम ले दो, ठीक है। और यहां पे अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये 2x होगा, ठीक बात, क्योंकि इस एंगल का ये डबल होगा। अब उसी तरह से इस वाले पे आओ, ये वाली जो आर्क है इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ये आर्क है, इस आर्क के रिमेनिंग साइड पे ये एंगल है, तो इसको y मान लो, ठीक। तो इस वाले एंगल का ये वाला एंगल डबल होगा, तो ये इसका मतलब 2y होगा। होगा कि नहीं बच्चों, ऑब्वियसली होगा, राइट ना, ठीक। अगर मैं इस वाले एंगल को टोटल लूं तो 360 होगा, यानी 2y प्लस 2x बराबर 360 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। तो 2 मैं कॉमन ले लूं तो हमारे पास y प्लस x होगा बराबर 360 होगा। होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो y प्लस x बराबर मैं करूं तो 360, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 180,
80 डिग्रीज होगा। y क्या है, ये वाला एंगल है। x क्या है, ये वाला एंगल है। यानी b और d, b की जगह हमने y रखा है तो इसको एंगल b में कर सकता हूं, राइट। और d की जगह मैंने x रखा है तो एंगल d कर सकता हूं इसको। ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, राइट। यही तो हमको प्रूव करना था। देखो b और d का सम 180 है। इसी तरह से अगर ये 180 है तो बाकी का एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 360 का। 180 ये दोनों मिला के हैं तो बाकी का दो बचा हुआ है वो कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्रीज का होगा, करेक्ट है। तो इस तरह से तो प्रूफ कर सकते हो। तो हमने थ्योरम को यूज किया जो पहले इसके थ्योरम हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अब 10.12 पे आता है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो अगर सम, ये कन्वर्स है इस थ्योरम का कन्वर्स, अगर सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल जो इनकी हेल्प से बनेगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ गए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के जो हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे पड़ेंगे, ठीक है। यही साइक्लिक होता है जिसको हम साइक्लिक बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से थ्योरम खत्म हो गई। अब मेन थ्योरम के बारे में हम फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं जितनी थ्योरम हमने पढ़ी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचा रह जाए। जो मेन थ्योरम्स हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो फटाफट हम रिवीजन करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में। सबसे पहले बच्चों, एक सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ढेर सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनता है। अगर मैं यहां पे मेन थ्योरम में बता रहे हैं, यहां पे एक पॉइंट लेता हूं A और ये पॉइंट B लेता हूं, सेंटर पे अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं और रिमेनिंग इसको छोड़ के इस वाली पार्ट, इसकी हेल्प से दूसरे एंगल को मैं इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ठीक। तो ये अगर वाला एंगल x है तो ये 2x होगा। एक थ्योरम तो ये पढ़े थे। अगर मैं यहां पे एक कॉर्ड बनाता हूं, इस कॉर्ड से मैं यहां पे एंगल ड्रॉ करता हूं इस तरह से, इसी कॉर्ड को लेते हुए, ठीक। तो ये इसके बराबर होगा, करेक्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट था। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, तो यहां से अगर मैं 90 डिग्री पे ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, करेक्ट। इसका कन्वर्ट्स भी ऑब्वियसली है। तो ये थ्योरम है, ठीक। अगर दो पॉइंट्स हैं और ये दो पॉइंट्स यहां पर हैं, इसकी हेल्प से यहां पे मैं एंगल बनाता हूं और इसकी हेल्प से मैं यहां पे एंगल बनाता हूं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक हैं, यानी एक ही सर्कल पे पड़ रहे हैं, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें देख सकते हो। देखो जैसे दो इक्वल कार्ड्स हैं, राइट। तो अगर इक्वल कार्ड्स हैं तो इनसे इनकी दूरी जो सेंटर है उससे देखेंगे तो ये दूरी दोनों इक्वल होंगी। तो यही मेन थ्योरम है। एक सर्कल मैंने बनाया और सर्कल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो बस यही मेन थ्योरम है जो तुमको ध्यान में रखने हैं। आई होप तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।